क्या आपको पता है कि अगर आपके शरीर में कंटिन्यूअस दर्द बना हुआ है, आप टेस्ट कराते हो उसमें कुछ भी नहीं निकलता, या फिर आप बार-बार बीमार होते हैं, आपको कोल्ड या फीवर होता है, या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, आप दवाइयाँ भी लेते हैं, फिर भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता है, तो इन सब चीज़ों का कारण फ़ियर हो सकता है। डिटेल में इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल, आप सभी का डॉक्टर शीतल होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं और लिस्ट देखी हमने कि हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर, हमारे बॉडी, माइंड और सोल को अफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन की बात करेंगे जो कि है हमारा फ़ियर। तो हमारे फ़ियर जो होता है बेसिकली हमने एक तरीके से बात करें कि इसकी 2 कैटेगरी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी, जैसे आपको अगर फ़ियर है, फ़ियर ऑफ एनिमल्स का, जानवरों का डर है, या अंधेरे में आपको डर लगता है, या फिर आपको इंसेक्ट्स का डर लगता है, या फिर आपको जैसे छोटी जगह होती है जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, आपको डर लगता है उन जगहों पे, या आपके हाइट हो गई, हाइट को लेके डर हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। अगर इस तरीके के डर होते हैं तो हम उसे पहली कैटेगरी में रखेंगे। हमारी दूसरी कैटेगरी है कि मान लीजिए आपको डर लगता है, इंसल्ट का डर हो गया, बेइज़्ज़ती का डर। दूसरा हमारा हो गया बीमारी का डर। हमारा हो गया कोई हमें टोके ना, क्रिटिसाइज़ ना करे उस चीज़ का डर। और हमें कोई डाँटे ना, इस चीज़ का डर हो गया। या फिर फ़ियर ऑफ डेथ भी हो सकता है, फ़ियर ऑफ जर्म्स हो गया। बहुत से लोग कंटिन्यूअस हाथ वॉश करते रहते हैं, या फिर इसी तरीके के जो फ़ियर होते हैं हमारे, ये फ़ियर्स हम एक तरीके से देखें तो ये मेंटल लेवल के फ़ियर हैं। तो जो पहली कैटेगरी है उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम धीरे-धीरे अपने फ़ियर से एक्सपोज़ होंगे, तो हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो दूसरी कैटेगरी है, मान लीजिए हमारी फ़ियर ऑफ इंसल्ट है, अगर अब एक एग्ज़ाम्पल लें, तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा पहले अवेयर होना। हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें किस-किस चीज़ के डर हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम डरों के लिए अवेयर ही नहीं होते कि हम मान लीजिए अगर हमने फ़ियर ऑफ क्रिटिसिज़्म है किसी के अंदर, तो हमें पता है, एक तो हो गया कि हमने अपने आप को एनालाइज़ करा, अवेयर हुए हम उस चीज़ के लिए। एनालाइज़ करने के बाद अवेयर हुए और उसके बाद हम उस पे वर्क करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वो कैसे होगा? जब हम पूरी तरीके से जब कोई सिचुएशन आएगी जिसमें हम इस तरीके की फीलिंग लेके आ रहे हैं, तो हम उस पे वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे तो धीरे-धीरे हम उस फ़ियर को अपने अंदर से निकाल पाएँगे। अब ये जो डर होते हैं हमारे, ये जनरली क्या होता है कि कब से शुरू होते हैं? हम आज इस चीज़ को जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, तभी हम चीज़ों को, बच्चा जो होता है, एक सारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अगर माँ के गर्भ में है, तो माँ के द्वारा जो भी चीज़ें वो एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं, जो भी वो परसीव कर रही हैं, जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो सराउंडिंग में हो रहा है, वो बच्चा उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। और जैसे ही हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, हम इस दुनिया में आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर हम 11 इयर्स तक हम सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो हम जेनेटिक लेवल की बात करते हैं, यहाँ पे जेनेटिक डिज़ीज़ की बात नहीं हो रही है। जो भी चीज़ें, जो पैटर्न्स, स्पेशली जो हमारे इमोशनल पैटर्न्स होते हैं, जो अपने पेरेंट्स से हम लेके आते हैं, वो भी हमारे अंदर होते हैं। क्योंकि अगर वो इस चीज़ पे वर्क नहीं किए हुए, तो हम एज़ इट इज़ उसको अपने अंदर ले लेते हैं। और साथ ही साथ इन्हीं बिलीफ सिस्टम के साथ हम बड़े हुए, पैदा हुए। अभी क्या हुआ कि इन बिलीफ सिस्टम के साथ हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, और अपना जो परसेप्शन है, वो भी हम बना रहे हैं चीज़ों के लिए। तो क्या होगा कि हमारे ऑलरेडी जो हमारे पेरेंट्स से लिए हुए इमोशनल पैटर्न्स हैं, और साथ ही साथ जो चीज़ें हम आस-पास देख रहे हैं, जो भी बिहेवियर हमारे साथ हो रहा है, मान लीजिए जैसे मज़ाक में छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको कोई डरा देता है, तो उस सिचुएशन के लिए वो एक मज़ाक हो गया। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी-कभी इस तरीके का डर बैठ जाता है, क्योंकि एक तरीके से कहें कि बच्चा जो होता है वो वल्नरेबल होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो वो जो भी चीज़ें परसीव कर रहा होता है, वो बहुत इंटेंसिटी से कर रहा होता है, वो ब्लैंक आता है। तो उस समय का उसका कोई भी डर वाला इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी वज़ह से क्या होगा? उसकी वजह से उसके अंदर डर आएगा। तो क क्या होगा, मान लीजिए अंधेरे का डर आया है किसी को, तो उन केसेज़ में देखा जाता है कि इंसिडेंट निकलता है कोई ना कोई, कुछ ना कुछ घटना हुई होती है, उस घटना की वजह से ये परसीव किया होता है, उसने उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब किया होता है अपने, और उससे रिलेटेड उसके अंदर डर आ गया।
तो अगर इस चीज से हमें डील करना है तो हम क्या करेंगे, डर में देखेंगे जाके, अंधेरे में देखेंगे जाके कि क्या हो रहा है और किस तरीके से अपने आप को, जैसे एक तरीके से कहेंगे जब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें पता है कि हमें डार्क से या अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो हम उस जगह पे जाएंगे जहां अंधेरा है, उसके बाद हम अपने आप को देखेंगे, डील करेंगे उस चीज से, तो हो सकता है कि हम इस चीज से बाहर निकल सके। ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि हमारा डर कितना डेप्थ तक गया हुआ है हमारे अंदर। उसके बाद हमारा आता है, क्योंकि ये तो हो गया एक सुपरफिशियल लेवल की बात कि किस तरीके से हमारा डर जो है वो बन रहा है। अब हम बात करेंगे अपने फिजिकल लेवल की बात, कि माइंड के लेवल पे तो ये चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस डर में रहेंगे, कांस्टेंट फियर में रहेंगे, तो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं कि हमारे सिस्टम में किस तरीके से हमारा जो फियर है, अगर हम कांस्टेंट फियर में रह रहे हैं तो हमारी बॉडी पे दिखाई देगा। तो सबसे पहला हम लेते हैं अपना ब्रेन या नर्वस सिस्टम। अब देखिए, ब्रेन जो होता है उसमें एक पार्ट होता है हमारा एमिगडाला। तो जब भी हम कांस्टेंट फियर में होते हैं, इवन अगर कोई फियर आया, तो हमारा ये जो पार्ट होता है ये एक्टिव होता है और ये डेंजर सिग्नल देता है हमारी ब्रेन के अंदर। एक और पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसको ये सिग्नल देता है। अब इस सिग्नल की वजह से क्या होगा, ये हमारे अंदर 3 हार्मोन्स को रिलीज कराता है। पहले बेसिक मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या-क्या होते हैं। पहला हमारा होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो आप लोगों ने सुना होगा, जिसको कॉमनली बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। दूसरा हमारा हार्मोन होता है एड्रेनलिन। अब इसको हम क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तीसरा हमारा हार्मोन होता है नॉर एड्रेनलिन। अब ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, अब ये हार्मोन्स रिलीज हुए, अब हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इस चीज का, कि जब ये एक्टिव हुए तो हम कंटिन्यूअस, अगर हम हमारे अंदर मान लीजिए कि हम पूरी तरह से, हमारा सिस्टम एक्टिव है, हमारा ब्रेन पूरे टाइम एक्टिव है, तो क्या होगा, ओवरथिंक करेंगे हम। दूसरा हमारा क्या होगा, समय के साथ हमारी मेमोरी भी वीक होगी। अब हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, ब्रेन के बाद हमारा हार्ट। तो जो हमारा ये सेकंड हार्मोन मैंने बताया आपको, एड्रेनलिन, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ती है। और सिर्फ हमारा दिल ही नहीं, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे हार्ट से जो सारे पूरी बॉडी में जो हमारे ब्लड को लेके जाते हैं, तो ये जब ये सिग्नल मिला, एमिगडाला ने सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल जो हार्मोन्स हैं हमारे वो रिलीज कराए। ये जो एड्रेनलिन है, रिलीज होने के बाद कहाँ जाएगा, ये हमारे ब्लड में जाएगा। जब ये हमारे ब्लड में जाएगा तो हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करेगा। तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, हम जब कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या फिर हमारा कॉलेज में है, स्कूल में है, हम वाइवा के लिए जा रहे हैं, या हम जॉब के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, या फिर इवन हम स्टेज पे कहीं बोलने के लिए जा रहे हैं, तो हम कभी कभी जो हमारी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है वो इसी हार्मोन की वजह से बढ़ी हुई होती है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हम थोड़े नर्वस होते हैं। अब लेकिन क्योंकि एक तो हो गया हमारा कुछ समय के लिए इस तरीके की सिचुएशन में होना, लेकिन अगर हम कांस्टेंट सिचुएशन में होते हैं तो क्या होता है, हमारे एक तरीके से ये सिग्नल हमें बार बार मिल रहा है, हमारे हार्ट को क्या होगा, हमारे हार्ट जो होता है वो हाइपर वेंटिलेशन में जाता है। अब मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, वो हार्ट पेशेंट होने का रीजन यही होता है कि हम कहीं ना कहीं क्रॉनिक फियर में बने हुए हैं, और ये सिग्नल जो एक स्ट्रेस की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली हमारे हार्ट को सिग्नल दे रहा है, और एक तरीके से हमें ये हार्मोन अफेक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक लंबे समय तक अगर हम कांस्टेंट फियर में रहें तो हम, हमारा जो हार्ट है वो भी, उसकी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है। और दूसरा हमारा क्या है, इसकी वजह से सीवियर केसेस की बात करें तो हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस भी होते हैं। अब हमारा, अब इससे आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज होती है हार्ट के साथ कि एक अगर इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है तो हाई ब्लड प्रेशर का रीजन भी यही होता है। अब हम तीसरे अपने सिस्टम पे जाते हैं, हमारा स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर किसी का पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है, पूरी लाइफ उनको एक तरीके से कभी भी डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं रहा, उसका रीजन भी हमारा फियर ही होता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो हमारे स्टमक पे अफेक्ट डालता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टमक होगा वो एक तरीके से ये कहें कि हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम की वॉल्स हैं उसको भी अफेक्ट करता है, और
हमारा जो स्टमक है, अगर कांस्टेंट हम फ़ियर में रहते हैं, तो अल्सर होने के चांसेस होते हैं। और हमारा जो स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी इसी इसका रीज़न भी यही होता है। और उसके साथ-साथ क्या होता है कि हमारा जो डायरिया हो गया, या फिर अगर कभी-कभी क्या होता है कि वॉमिटिंग वगैरह भी हो गई, ये सारे रीज़न्स भी होते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमारे फ़ियर से, स्पेशली हमारे कांस्टेंट फ़ियर से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं अपने लंग्स के ऊपर। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, वो भी हमारे फ़ियर में रहने की वज़ह से अफ़ेक्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। तो आपने फ़ील किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो हमारी साँस लेने में हमें दिक्कत होती है, या फिर हमारी साँस जल्दी-जल्दी हम ले रहे होते हैं। जब भी आप एंग्ज़ियस होंगे, तो आप पाएँगे कि आपकी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई होगी, और साथ ही साथ आपकी जो साँस है, ब्रीथिंग है, वो भी बढ़ी हुई होगी। तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो पाएँगे कि ये आपकी फ़ियर, नर्वस होने या एंग्ज़ायटी और नर्वसनेस फ़ियर का ही एक पार्ट है। तो इसी की वज़ह से आप फ़ील करेंगे। अब उसकी वज़ह से क्या होगा कि हमारा फ़ियर आने की वज़ह से हमारे अंदर जो लंग्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है, वो भी डिस्टर्ब होगी। अब मान लीजिए कि अगर कोई अस्थमैटिक पेशेंट है, तो उसके केस में क्या होगा, ये जो कांस्टेंट फ़ियर है, ये उसको और भी ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा, और हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा एक तरीके से। उसके बाद हम लेते हैं हमारे किडनी, और किडनी के ऊपर हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। तो इससे जो रिलीज़ होते हैं, वो होता है हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन और एड्रेनालिन, दोनों ही होते हैं। तो क्या हुआ, एक तरीके से जैसे ही हमारा एमिग्डाला एक्टिव होगा और उसने हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया, और फिर वो सिग्नल हमारी किडनी तक आता है, और किडनी हमारी एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन को रिलीज कराती है, कॉर्टिसोल को रिलीज कराती है। अभी क्या हुआ, क्योंकि ये रिलीज करा रही है, तो ये अफेक्ट डालेगी हमारी किडनी के ऊपर भी। किडनी के ऊपर अफेक्ट डालेगी तो क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो गया। मान लीजिए हमारी किडनी का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन्स कंटिन्यूअस रिलीज हो रहे हैं, कंटिन्यूअस हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जा रहे हैं, कंटिन्यूअस हम स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे अंदर जो किडनी की फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी, और हमारे वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होगा। अभी उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों चीजें ही बैलेंस हमारी डिस्टर्ब हो गई हैं, तो हमारी ओवरऑल हेल्थ पे भी इस चीज का अफेक्ट आएगा। उसके बाद हम देखते हैं, जो इन सिस्टम्स के बाद हमारा आता है इम्यून सिस्टम। तो फ़ियर का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये कैसे इफ़ेक्ट होगी? अब क्योंकि हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। अब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा बीमारियों से लड़ने की जो डिफेंस है, वो कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है, अब मैं इसे एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि सबसे पहले तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या-क्या होगा हमारी बॉडी के ऊपर, इसको देखते हैं। अब क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप देखते हैं, कुछ लोगों में आप अपने आस-पास भी देख सकते हैं, और हो सकता है कि आपके अंदर भी ऐसा हो। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिएगा कि क्या आप जल्दी-जल्दी बीमार होते हैं? क्या वेदर चेंज होने के टाइम आप कोल्ड होना, फ़ीवर होना, क्या आपके साथ ये कॉमन है? आप इस चीज़ को जब देखेंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि इम्यूनिटी हमारी वीक है। इम्यूनिटी क्यों वीक है? हमें ये देखना है, और उसका रीज़न क्या है? हमारे फ़ियर का हमारे अंदर मौजूद होना। चाहे भले ही रीज़न कुछ भी हो, बहुत सारे जो हमने फ़ियर्स पढ़े कि इस इतने टाइप्स के फ़ियर होते हैं, तो आप अपने अंदर एनालाइज़ करिए कि किस चीज़ का फ़ियर आया उस टाइम। तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि मान लीजिए, एक और एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ कि घर में 5 मेंबर हैं। लेकिन 1 मेंबर ऐसा है या 2 मेंबर ऐसे हैं जिनको बार-बार कोल्ड हो जाता है। और मान लीजिए कि एक को कोल्ड हुआ, फिर 5 मेंबर्स हैं, उन सबको कोल्ड हो गया। लेकिन हर एक की जो हीलिंग होगी वो अलग-अलग होगी। कुछ को 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा, कुछ को 3 दिन में ठीक होगा, कुछ को 5 दिन में। और कभी-कभी आप देखेंगे कुछ को टेस्ट वगैरह कराए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं आया है। किसी-किसी को खाँसी महीनों तक बनी होती है, ना कोई टीबी है, ना कोई और बीमारी है। ये ये खाँसी क्यों बनी हुई है? क्या कारण है इसका? जब
कोई भी टेस्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो किस वजह से ये खाँसी ठीक नहीं हो रही है? किस वजह से ये ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा है? क्या कारण है इसका? तो इसके पीछे हमारे यही लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं और हम इस चीज़ के लिए अवेयर भी नहीं होते कि किस वजह से हमारी ये बीमारी, एक छोटी-सी बीमारी हम जो मान रहे हैं, कि हम कभी-कभी क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि कोल्ड हो रहा है, हमें पता है 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम इस चीज़ को एनालाइज़ नहीं करना चाहते कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या कारण था? क्या सिर्फ़ हम अपने आप को समझा देते हैं कि मैंने ठंडा पानी पी लिया था इसलिए हो गया, मैं वेदर वेदर चेंज हो रहा था इसलिए हो गया, मैंने कपड़े नहीं पहने थे, मैं पानी बारिश में भीग गया था इसलिए हो गया था। लेकिन क्या सबको होता है? सब बारिश में भीगते हैं, सबको ज़ुकाम आता है? सब बारिश में भीगते हैं, क्या सबको फ़ीवर आता है? इवन आप देखें फूड पॉइज़निंग के जो केसेज़ होते हैं, उसमें भी मान लीजिए कि कोई भी चीज़ थी, हाइजीन की वज़ह से फूड नहीं था या फिर पुराना खाना था, जो भी रीज़न था। लेकिन क्या सब जितने भी लोगों ने खाया सबको सेम ही रिएक्शन देती है बॉडी? सबके अंदर सेम रिज़ल्ट आता है? ऐसा नहीं होता ना, तो उसका रीज़न क्या होता है? कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ियर में रहते हैं और इसी फ़ियर की वज़ह से क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं और कैसे हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। यही इम्यूनिटी जब वीक होगी, तो एक तरीके से हमने देखा कि हमें फ़ीवर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और इवन लॉन्ग टर्म पे अगर हम रहेंगे तो हम ओवरऑल भी वीक फ़ील करेंगे। पूरी हमारी बॉडी ही ओवरऑल वीक होगी। ऐसा नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी की वज़ह से लंग्स ही अफ़ेक्ट हो रहे हैं या कोई और एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही अफ़ेक्ट हो रहा है। हमारी पूरी बॉडी ही अफ़ेक्ट होगी और कहीं न कहीं अब आप देखेंगे कि कुछ लोग क्या होता है कि उनको नहीं पता होता कि वो मेंटल लेवल पे उनके साथ क्या चल रहा है और उनकी बॉडी उनको डिज़ीज़ के रूप में दिखा रही है कि उनके साथ कुछ तो है जिस पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं। अब दवाइयों से तो आराम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आराम हो रहा है? क्योंकि जो उनका कॉज़ था, जो रूट कॉज़ था, हम वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। अब जब हम रूट कॉज़ नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम अपनी बीमारी को लेके डरेंगे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। हम दूसरों को भी बोलेंगे मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है इतने सालों से, क्या हो रहा है ये? मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हूँ? तो हम अगर अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी करना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि इस बीमारी का रूट कॉज़ है क्या? कहाँ से आई है ये बीमारी? और ये बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं ऐसा। जब भी बीमार हो तो आप फाइंड आउट करिए कि जब से मैं बीमार होना शुरू हुआ हूँ, मेरे साथ क्या ऐसा हुआ लाइफ़ में, जो सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ह से मैं इमोशनली डिस्टर्ब हुआ। जब ये आप ट्रैक करना शुरू कर देंगे इस चीज़ को, तो आप ईज़िली अपने आप को हेल्दी कर पाएँगे। आप बाहर से एक्सटर्नली दवाई ले रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन दवाई लेने के साथ-साथ अपनी मेंटल जो भी चीज़ें चल रही हैं, मेंटल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं, आप उस चीज़ को एनालाइज़ करके अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट सिस्टम आता है हमारे मसल्स और हमारे जॉइंट्स। यस, हमारी मसल और जॉइंट्स भी अफ़ेक्ट होते हैं हमारे फ़ियर से। जैसे कि अगर इस समय भी अगर आप अपने आप को फ़ील करिए, अपनी बॉडी को एनालाइज़ करिए, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ है, कहीं कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे आप स्टिफ़ फ़ील कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेज़ में क्या होगा, हम अपने कंधों को देख सकते हैं। अगर हमारे कंधे पूरी तरह से स्टिफ़ हैं, तो कहीं न कहीं हम कांस्टेंट फ़ियर में जी रहे हैं। हमारे ये जो ये हार्मोन्स हैं, हम 3 हार्मोन्स अभी तक हमने पढ़े, ये तीनों ही हार्मोन्स हमारे अंदर हमारी मसल्स को, हमारी जॉइंट्स को अफ़ेक्ट करते हैं। तो बेवज़ह जो दर्द होता है, आपने देखा होगा पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, आपने सारे टेस्ट करा लिए, कहीं पता ही नहीं लग रहा रीज़न क्या है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आर्थराइटिस ही हो, नॉर्मली भी अगर मान लीजिए आर्थराइटिस नेगेटिव आया है, फिर क्यों हो रहा है जॉइंट्स में दर्द? तो ये सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होंगी कि क्या कारण है जिसकी वज़ह से इस तरीके की चीज़ें या मेरी बॉडी ये सिम्पटम्स दिखा रही है। तो जब आप एनालाइज़ करना शुरू करेंगे तो आप अपनी बॉडी के भी क्लोज़ आएँगे, आपकी बॉडी कंटीन्यूअस आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही है। अपने सिम्पटम्स के द्वारा जो भी आपको लक्षण दिख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा तो बॉडी आपको बता रही है कि आपके अंदर क्या चीज़ें रॉन्ग चल रही हैं, कहाँ पे अपने आप को आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अभी तक तो हमने ये देख लिया कि हाँ, फ़ियर हमें किस-किस सिस्टम पे किस-किस तरीके से अफ़ेक्ट करता है। अब हम लास्ट में हमारा सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला हमारा जो सॉल्यूशन है, वो है हमारा मेडिटेशन करना और हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करना। अभी मैं आपको बताती हूँ, रिलैक्स हो जाइए। मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं सोफ़े पे बैठी हुई हूँ, तो आप अपने पैरों को फ़ोल्ड करेंगे, हाथों को इस तरीके से क्रॉस करेंगे और अपने
गोद में रख लेंगे, आँखें बंद करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। सिर्फ़ अपनी आती और जाती हुई साँसों को महसूस करेंगे। अगर आपके पास टाइम है, तो एक हल्का-सा म्यूज़िक लगा लिया बैकग्राउंड में और बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए। और दूसरा है कि मान लीजिए आप ऑफ़िस में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते काफ़ी देर तक बैठ के, तो सिंपल सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करेंगे, 5 सेकंड्स के लिए इन्हेल करेंगे, 2 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे अपनी ब्रेथ को और 6 सेकंड्स के लिए एक्सहेल थ्रू योर माउथ, अपने मुँह से साँस छोड़ेंगे। आप चाहें तो इसको 5 टू 8 भी कर सकते हैं। 5 सेकंड इन्हेल, 2 सेकंड होल्ड और 8 सेकंड के लिए एक्सहेल। इस एक्सरसाइज को जब तक आप चाहें, जितनी बार चाहें कर सकते हैं। जैसे ही आप ये क्विक एक्सरसाइज है, इससे आप बहुत ईज़िली अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो भी आपका आपके सारे जितने भी सिस्टम हैं, आप तुरंत फ़ील करेंगे कि जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो धीरे-धीरे करके आपके अंदर रिड्यूस हो रहे हैं। अब हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या है? हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव अफ़र्मेशंस और साथ ही साथ हमारा ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज। तो पॉजिटिव अफ़र्मेशंस क्या है? जैसे कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप खुद से किस तरीके से बात करते हैं। आपसे कोई गलती हो गई तो आप खुद को क्या बोलते हैं। अगर वो चीज़ नेगेटिव कन्वर्सेशन है आपकी, तो आप उसको रिप्लेस करिए पॉजिटिव अफर्मेशन से। जैसे कि हमेशा बोलते हैं कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं रहता, मैं टायर्ड क्यों रहता हूँ, क्यों मैं पूरे टाइम एग्जॉस्ट रहता हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा, मैं फिर भी एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। तो इस जिस मोमेंट पे आप इस तरीके का फ़ील कर रहे हैं, अपने थॉट को ऑब्ज़र्व करिए और अपने आप से बोलिए, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक। आप अपने अफ़र्मेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो भी आप अपने आप से बात करते हैं। अगर वो कन्वर्सेशन आपकी नेगेटिव है, तो अपनी उस कन्वर्सेशन को पॉज़िटिव से रिप्लेस कर दीजिए। फिर हमारा दूसरा आता है ग्रैटिट्यूड, जो हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करेंगे, उसके बाद ही हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, है ना? हम अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। लेकिन हमारी लाइफ़ में इस समय कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास ग्रैटिट्यूड का कोई रीज़न ना हो। मान लीजिए किसी के पास मनी नहीं है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी हेल्दी है, वो उसके लिए थैंक यू बोल सकता है। अगर आपके पास खाना है, आपके पास रहने के लिए घर है ना? आपके पास बॉडी है, जहाँ जब चाहें आप जा सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। आपका ब्रेन फुल्ली फंक्शनल है, आपके सारे सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। तो ये रीज़न क्या कम है थैंक यू कहने के लिए? तो जैसे-जैसे आप इस चीज़ की हैबिट डालेंगे, ग्रैटिट्यूड की हैबिट डालेंगे, तो आप पाएँगे कि आपके अंदर यूनिवर्स भी इस चीज़ को देखता है और आपको और रीज़न्स देता है ताकि आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकें। तो अभी से अपनी बॉडी को बजाए कि ये बोलने की मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं पूरे टाइम एग्ज़ॉस्ट रहता हूँ, मैं टायर्ड रहता हूँ, उसकी जगह खुद को ये बोलिए मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं हर वक़्त एनर्जेटिक रहता हूँ, मैं अपने सारे कामों को बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं। अगर आपको ये फ़ील होता है कि मेरे लोग मदद नहीं करते या फिर मुझे कोई हेल्प नहीं करता, तो ये वाली चीज़ भी बोलिए कि मैं सबके साथ कोऑर्डिनेशन से रहता हूँ, मुझे सब हेल्प कर रहे हैं, मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ। इस तरीके के अफ़र्मेशन जब आप बोलेंगे तो आपकी बॉडी में वो चीज़ जाएगी और कहीं न कहीं आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होंगे, आपकी एंग्ज़ायटी रिड्यूस होगी। उसके बाद हमारा आता है एक्सरसाइज। ये बहुत ही स्टडीज में भी देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा फियर में रहते हैं, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क है आपका, तो एक्सरसाइज करने से जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। फिर हमारा ये हमारे 3 सॉल्यूशन हो गए। अब लास्ट सॉल्यूशन हमारा जो 4th सॉल्यूशन है, उसमें हमें क्या करना है, रूट कॉज़ कॉज़ को फाइंड आउट करना है। अभी आपको ये पता लग गया, अवेयरनेस से आपको ये पता लग गया, ऑब्जर्व करने से, इंट्रोस्पेक्शन करने से ये पता लग गया कि मेरे अंदर ये फियर्स हैं। अभी इस फियर के पीछे का रूट कॉज़ जानने की कोशिश करिए। क्या मैंने ये एनवायरनमेंट में देख के परसीव किया है, एब्ज़ॉर्ब किया है,
या फिर मैंने किसी से सुना इसलिए मैंने ये परसीव किया है, किसी ने बचपन में मुझे कुछ बोला था, या फिर इवन बचपन का भी नहीं याद आ रहा है मान लीजिए आपको, तो अभी इस टाइम पे प्रेज़ेंट मोमेंट पे जो भी चीज़ें आप फ़ील करते हो, जहाँ भी आपको डर आता है, वो आपके लिए एक तरीके से मैप का काम करेगा कि कहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि हाँ, अगर मुझे इंसल्ट को लेके मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे फ़ील होता है, मुझे डर लगता है, तो फाइंड आउट करिए कि कहाँ से आ रहा है ये? कहाँ-कहाँ, कैसी-कैसी सिचुएशन है जिसकी वज़ह से आ रहा है? तो जैसे-जैसे आप करके आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आप अपने सारे फ़ियर्स के रूट कॉज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन चारों चीज़ों के अलावा अगर आपको लगता है किसी भी लेवल पे कि आप खुद से इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, तो आप एक होम्योपैथ से भी कंसल्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ट्रीटमेंट के लिए आप मेरी वेबसाइट drशीतल.in पर भी जा सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।